बताएंगे आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। आय, आय कहते किसे हैं? तो किसी भी व्यक्ति को अपने यदि परिश्रम के फलस्वरूप जो धन या वस्तु प्राप्त होता है वह उसकी आय कहलाती है। कहने का मतलब यदि कोई व्यक्ति है, कोई कुछ काम कर रहा है तो उसके बदले यदि कुछ उसे प्राप्त हो, चाहे वो धन प्राप्त हो सकता है या वस्तु प्राप्त हो सकता है, तो वह धन या वस्तु उस व्यक्ति की आय कहलाती है। और लोगों के आय के द्वारा ही किसी भी देश की आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है कि कोई देश कितना आर्थिक रूप से संपन्न है। तो आय समझ में आया। सिंपल सा चीज़ है कि यदि कोई भी वस्तु, यदि कोई व्यक्ति यदि कुछ काम करे और काम के बदले उसे कुछ मिले, चाहे वस्तु मिले चाहे धन मिले, तो ये जो वस्तु या धन होगी उस व्यक्ति की आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय क्या कहलाएगी? यदि वह भी जो पढ़े आय वो किसी एक व्यक्ति का था, यदि राष्ट्रीय यानी पूरे देश स्तर पर जितना भी लोग हैं सभी का आय यदि मिला दें, सबको जोड़ दें, तो वो जो प्राप्त होगी वो राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी। यानी कि राष्ट्रीय आय क्या है? तो सभी लोग, किसी भी देश के लोगों द्वारा प्राप्त आय जो है उसका योग जो है वही राष्ट्रीय आय कहलाती है। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, शॉर्ट में पीसीआई कहते हैं। तो किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में यदि कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वही उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहलाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। यानी राष्ट्रीय आय में यदि कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो वो जो आएगा वो प्रति व्यक्ति आय आएगा। यदि भारत देश की बात करें तो भारत देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय, इसमें राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे। अब आप कहिए कि इसमें कुल जनसंख्या में मुकेश अंबानी भी शामिल है, एक भिखारी भी शामिल है और जो बेरोजगार बैठा है वो भी शामिल है। प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो औसतन होता है कि किसी भी देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है। नहीं कहने का मतलब औसतन प्रति व्यक्ति कितना कमा रहा है। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब वही है, राष्ट्रीय आय से यदि कुल जनसंख्या से भाग देंगे राष्ट्रीय आय को तो वो जो प्राप्त होगी वो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगी। प्रति व्यक्ति आय समझ में आया? इसमें सभी लोग शामिल हैं, कुल जनसंख्या में सभी लोग आ गए। इसमें बड़े बड़े उद्योगपति भी आ गए और भिखारी भी और बेरोजगार भी आ गए। तो औसतन निकाला था कि औसतन प्रति व्यक्ति आय कितना है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा, तो राष्ट्रीय आय की अवधारणा जो है वो 3 रूपों में होती है मुख्य रूप से: सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं, शॉर्ट में जीडीपी कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, शॉर्ट में जीएनपी कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, शॉर्ट में एनएनपी कहते हैं। तो बारी बारी इस तीनों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आएगा सकल घरेलू उत्पाद है क्या? इसे शॉर्ट में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और शॉर्ट में इसे जीडीपी कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसमें आएगा एक देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब एक देश की सीमा, ध्यान रखिएगा इसका, कि एक देश की सीमा के अंदर यानी किसी भी क्षेत्र के सीमा के अंदर एक वर्ष में, एक वर्ष का मान ली वित्तीय वर्ष होता है, ये भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक क्लोज होता है। तो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मौद्रिक मूल्य का मतलब बाजार मूल्य। अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मतलब क्या हो गया? तो अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मतलब हुआ यदि सपोज दैट कोई किसान है और वो कपास का खेती करता है, वो कपास दिया धागा व्यापारी को 1000 रुपये में बेचा। अब धागा व्यापारी उस कपास से धागा बनाकर बेचा, वो धागा बनाकर उसे बेचा कपड़े बनाने वाले को, वो 2000 में कपड़े बनाने वाले को दिया। 2000 में जो दिया वो कपड़ा बनाकर, कपड़ा को एक बेहतर से शर्ट बनाकर वो किसी और को दिया 3000 में, और 3000 में वो दिया और बिक्री उसका रेट है 3000 रुपया, चलो 4000 रुपया। तो 4000 रुपये जो बिक्री रेट है उसका बाजार मूल्य है वो ऐड होगा जीडीपी में, ना कि 1000, 2000, 3000 ऐड होगा। और ना ये भी नहीं कि सबको ऐड जोड़कर ऐड किया जाएगा। ये 4000 जो है वही इस कारण बोला गया यहाँ पर कि अंतिम वस्तुओं का मूल्य,
अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आपको सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाएंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो किसी भी देश के लोगों द्वारा, चाहे वो देश के में हो चाहे या विदेश में हो, यदि देश के लोग यदि विदेश में भी कुछ कमा रहे हैं, यदि एक वर्ष के अंतर्गत जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं या होता है, उनके बाजार मूल्य या मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसको सिंपल से समझ लें हम तो जीएनपी से, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, शॉर्ट में जीएनपी बोलते हैं। तो जीएनपी में जीडीपी और देशवासी द्वारा जो विदेशों में अर्जित आय उसको जोड़ दिया जाएगा और विदेशियों द्वारा जो भारत में अर्जित आय उसको घटा दिया जाएगा। तो ये जो प्राप्त होगा ये जीएनपी कहलाएगा। इसे बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब आते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में यदि घिसावट और प्रतिस्थापन व्यय मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो व्यय हुआ, यदि उसको घटा देने पर जो शेष बचेगा वही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। कहने का मतलब एनएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस घिसावट प्लस प्रतिस्थापन व्यय, यानी जी घिसावट और प्रतिस्थापन व्यय को यदि हम घटा देंगे जीडीपी में तो वो जो आएगा वो एनएनपी आएगा, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आएगा। अब आते हैं राष्ट्रीय गणना एवं माप। तो राष्ट्रीय गणना एवं माप करने के मुख्य रूप से 3 विधि हैं: उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, व्यय गणना विधि। तो उत्पादन गणना विधि क्या है? इस विधि में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य तथा निर्यात एवं आयात के अंतर को जोड़कर किया जाता है। यानी जितना भी वस्तु उत्पादन हुआ, निर्यात जो हुआ और आयात जो हुआ, निर्यात में आयात को घटा देंगे, जो बचा उसमें जोड़ देंगे इसको, तो वो जो प्राप्त होगा वो उत्पादन गणना विधि है। राष्ट्रीय आय जो निकलेगा वो उत्पादन गणना विधि से निकलेगा। एक और विधि है आय गणना विधि। इसमें सभी व्यक्तियों को आय को जोड़कर निकाला जाता है राष्ट्रीय आय। व्यय गणना विधि, इसमें सबको व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। यदि देखा जाए तीनों विधि में सबसे उपयुक्त कौन है, तो ये सबसे उपयुक्त है उत्पादन गणना विधि। उत्पादन गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से सहज भी है, वैज्ञानिक भी और व्यवहारिक भी है। अब आते हैं राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयाँ। तो राष्ट्रीय गणना होने वाली बहुत सारी कठिनाइयाँ। पहला, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयाँ। तो आंकड़ों को एकत्र करने में समस्या है, चूँकि आपको बताएं यदि भारत देश की बात करें तो बहुत बड़ी जनसंख्या है, सबको यदि सही आंकड़ा एकत्र करना बड़ा मुश्किल काम है। तो राष्ट्रीय गणना करना, एग्जैक्ट राष्ट्रीय गणना करना काफ़ी मुश्किल है। तो वही कर क्या क्या कठिनाइयाँ हैं राष्ट्रीय गणना करने। तो सबसे पहली कठिनाई कि आंकड़ों को एकत्र करने में समस्या। दूसरा, दोहरी गणना की संभावना। जैसे हम आपको बताए कुछ देर पहले कि कपास बेचा, कपड़ा, यदि सभी हम जोड़ दें तो राष्ट्रीय बहुत ज़्यादा होगा। कहने का मतलब एक ही चीज़ को 2 बार जोड़ा गया। तो दोहरी गणना की संभावना भी जो है वो राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई है। तीसरा, मौद्रिक विनिमय प्रणाली का अभाव। बहुत से जगह ऐसे हैं जहाँ पर अभी वस्तु विनिमय प्रणाली चलता है। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन, यानी पैसे से लेन देन नहीं होता है बल्कि वस्तु से होता है। तो अभी मौद्रिक विनिमय प्रणाली बहुत जगह नहीं है, वस्तु विनिमय प्रणाली है, जिसके कारण भी राष्ट्रीय गणना में करने में कठिनाई होती है। मूल्य मापने में कठिनाई, तो एग्जैक्ट मूल्य मापने में भी कठिनाई, इसलिए राष्ट्रीय गणना बहुत सारी कठिनाई और भी हो सकती है। ये मुख्य 4 कठिनाई हम आपको दिए। तो आशा करते हैं आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा कि आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी क्या होता है, राष्ट्रीय गणना करने के प्रमुख विधि कौन कौन सी है, और राष्ट्रीय गणना करने में होने वाली बहुत सारी कठिनाइयाँ जो है वो मुख्य रूप से कौन कौन सी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।